कि आपका भी अपना फ्लैट लेने का सपना था और आपने इसके लिए किसी बिल्डर को टोकन मनी भी दे दी थी। इसके अलावा कई सालों से उसकी किस्तें भी आप भर रहे हैं, लेकिन डेडलाइन पूरा होने के बाद भी बिल्डिंग का काम अभी तक आधा या उससे कम ही पूरा हुआ है। तो ये आपके अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसे कई लोग इस तरह की प्रॉब्लम के शिकार हैं। किसी ने अपने पीएफ के पैसों से घर लिया था, अब वो बेचारे रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन उनका घर अधर में ही लटका हुआ है। बेचारे कभी रेरा, कभी ईओडब्ल्यू तो कभी कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, वो भी उस घर के लिए जिसका पूरा पैसा भरने के बाद भी उन्हें पोजीशन नहीं मिल पा रहा। क्या है इस पूरे सिस्टम के लोचे की कहानी, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9, मैं हूं मीनू शर्मा। आज तक में छपी एक खबर की माने तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री से जुड़े अटके प्रोजेक्ट का नंबर बहुत ही चौंकाने वाला है। आंकड़े बताते हैं कि 42 शहरों में कुल 5.08 लाख हाउसिंग यूनिट का काम अभी भी अधूरा पड़ा है, जिसमें खासकर मुंबई, नोएडा, गुरुग्राम, ठाणे और ग्रेटर नोएडा जैसे टियर 1 शहरों में 1636 प्रोजेक्ट में 4.3 लाख से ज्यादा घर शामिल है। खासतौर पर 2018 के बाद से इनमें 9% की तेजी देखने को मिली है। भले ही सरकार स्वामी फंड जैसे योजनाओं की घोषणा भी कर रही है, लेकिन अब तक इसके जरिए लगभग 50,000 यूनिट पूरे किए जा चुके हैं और 2025 से खत्म होने तक 40,000 और यूनिट का टारगेट रखा गया है, जो कि टोटल फिगर्स का केवल 20% भी नहीं है। इसमें से ज्यादातर खरीदारों को ना कोई मुआवजा मिलता है और ना ही कोई कानूनी कार्रवाई उनको राहत देती है, और तो और ना ही कोई रेगुलेटर उनकी मदद के लिए आगे आता है। तो ऐसे क्या क्या हथकंडे हैं जिसे बिल्डर्स अपना रहे हैं, जिसके जरिए वो एक आम ग्राहक को फंसा लेते हैं। तो दरअसल बिल्डर्स के पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है कंस्ट्रक्शन लिंक्ड प्लान और दूसरा होता है सबवेंशन स्कीम। पहले इन दोनों को डिटेल से समझते हैं कि क्या है ये दोनों स्कीम्स। पहले बात करते हैं कंस्ट्रक्शन लिंक्ड प्लान की। तो कंस्ट्रक्शन लिंक्ड प्लान पूरे प्रोजेक्ट के कई फेजेस को अलग अलग हिस्सों में बांट देता है। बायर उसमें तभी पैसा लगाता है जब बिल्डर प्रोजेक्ट का कोई हिस्सा पूरा कर लेता है, तभी उसका मतलब उसको पेमेंट हो जाता है, यानी कंस्ट्रक्शन होने की एश्योरिटी इससे बढ़ जाती है। जितना आप काम पूरा करते जाओ उतना आप अमाउंट लेते जाओ। दूसरा ऑप्शन है सबवेंशन स्कीम, जिसका खेल इससे थोड़ा अलग है। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताती हूँ कि मान लीजिए आपने 50 लाख रुपए का फ्लैट बुक किया, जिसमें से 5 लाख रुपए आपने दिए, 40 लाख रुपए का आपने बैंक से लोन लिया और डील में यह तय हुआ कि ईएमआई तब शुरू होगी जब फ्लैट आपको मिल जाएगा, और तब तक बिल्डर ने यह वादा किया कि जब तक आपको घर नहीं मिलेगा वो ईएमआई खुद ही भरेगा, यानी कि बिल्डर आपकी ईएमआई दे रहा होगा, और जब आपको पोजीशन मिल जाएगा तब से ही आपको होम लोन की ईएमआई अपने से भरनी होगी। अब ये दोनों प्लान बढ़िया तो लग रहे हैं, पर इसमें छुपा हुआ एक बड़ा खेल है जो बिल्डर नहीं चाहते कि आपको पता चले या आप इसके बारे में जान जाए। तो पहले बात फिर से कंस्ट्रक्शन लिंक्ड प्लान की करते हैं। तो बात यह है कि बिल्डर ने इसकी प्लानिंग ऐसे की है कि आप 80 से 90% पैसा तो जल्दी प्रोजेक्ट जैसे ही होता है वैसे ही दे दे, उसी टाइम दे दे। जब टॉप फ्लोर खड़ा होता है बिल्डर आपसे लगभग पूरा पैसा वसूल चुका होता है, पर तब तक सिर्फ 40 से 50% पैसा ही खर्च हुआ होता है, यानी बिल्डर ने पैसा पहले ही जेब में डाल लिया, आपसे ज्यादा पैसा ले लिया और काम उस हिसाब से नहीं किया, और बाद का काम उसने धीरे धीरे करना या कई बार काम ही रोकना शुरू कर दिया और बचा पैसा अपने दूसरे प्रोजेक्ट पर डाइवर्ट कर दिया, जिसका नतीजा ये होता है कि प्रोजेक्ट बीच में अटक जाता है, स्लो हो जाता है, और जो बायर होता है वो ठगा सा महसूस करता है, क्योंकि पैसा भी काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट, परसेंटेज में बात करें 70-80% पैसा पहुंच जाता है। अब बचे हुए पैसे जो हैं वो उसके पास हैं, लेकिन आप जब दूसरे कॉन्ट्रैक्टर की बात करेंगे, दूसरे बिल्डर की बात करेंगे, वो फिर वही अमाउंट मांगेगा, तो कहीं ना कहीं नुकसान यहाँ पर बायर को ही होता है। चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगर सबवेंशन स्कीम की, तो जो भी लोन इसके तहत सैंक्शन हुआ है उसकी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर ही आती है। अब ऐसे में सबवेंशन स्कीम टाइमलाइन के साथ आते हैं। अब अगर तब तक प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ या बिल्डर ने ईएमआई भरना बंद कर दिया, डिले कर दिया, तो भी बैंक किसके पीछे जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, आपके पीछे। किस्तों के पेमेंट की फाइल लायबिलिटी तो आप पर ही आ जाएगी ना, यानी जब लोन आपके नाम पर है, घर आपके नाम पर है, तो लोन के पेमेंट की जिम्मेदारी आप समझ ही रहे होंगे। अब तो आगे बढ़ते हैं और बताते हैं इसके अलावा बैंक भी बिल्डर को पैसा देने से बचते हैं, क्योंकि रेरा के रेगुलेशन के मुताबिक कैटेगरी ए से नीचे के मोस्टली बिल्डर्स रिस्की होते हैं, तो वो पैसा जो है होम लोन लेने वालों को देते हैं। कई बार तो बिल्डर और बैंक अक्सर पहले से टाई अप करके रखते हैं और कई बार बैंक बिना ठीक से जांच किए लोन पास कर देते हैं, क्योंकि उनकी आपस की मिली भगत होती है। अब आप सोचेंगे कि रेरा जैसी रेगुलेशन है तो भी बायर के पास कोई सेफ्टी नेट क्यों नहीं है?
तो बात यह है कि रेरा सिर्फ ऑर्डर दे सकता है, लेकिन उसके पास इसे इन्फॉर्म कराने की कोई ताकत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि रेरा के पास इतनी ज्यादा ताकत नहीं है कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा जमीनी हकीकत पे जाके वो देख सके। कई लोग रेरा से केस भी जीत गए हैं, तो भी बिल्डर ने ना तो पेनल्टी दी है और ना ही उनके पैसे लौटाए हैं। तो कुल मिलाकर बात यही रही कि आप अगर कंप्लेंट भी करते हैं तो उसका भी आपको कोई एज सच बेनिफिट नहीं मिलता है। तो अब जो प्रश्न है, जो क्वेश्चन है, वो ये है कि एक आम खरीदार करे तो क्या करे। सबसे पहले तो घर खरीदने का फैसला जल्दबाजी में ना ले। बिल्डर की हिस्ट्री चेक करें, क्या उसने पहले प्रोजेक्ट टाइम से पूरे किए हैं या नहीं, क्या उसके फाइनेंशियल हालात ठीक हैं या नहीं। दूसरा, प्रोजेक्ट का रेरा रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड नहीं हुआ है तो उस प्रोजेक्ट से आप दूर ही रहें। और तीसरा जो आपको देखना है वो ये है कि पेमेंट स्केड्यूल को ध्यान में रखना है। अगर बिल्डर शुरू में ही 70-80% पैसा मांग रहा है या पैसे लेने में जल्दबाजी दिखा रहा है, प्रोजेक्ट की डिलीवरी 4-5 साल बाद की बात कर रहा है, तो समझ जाइए कि कुछ तो झोल झपाटा है। इसलिए किसी भी स्कीम पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, चाहे ऑफर कितना भी लुभावना क्यों ना हो। प्रोजेक्ट की लोकेशन, बिल्डर की हिस्ट्री, लीगल क्लियरेंस और घर की क्वालिटी, और हाँ, एक अच्छे वकील से हर लीगल डॉक्यूमेंट की जांच जरूर करवाएं। आप जब भी घर खरीदने की सोच रहे हैं, पैसे देने की सोच रहे हो, उससे पहले एक वकील आप हायर करें, ताकि इस तरह के किसी बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड का शिकार आप ना बन पाए।